डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। स्टॉप। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, कॉमा, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। स्टॉप। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। स्टॉप। जब जाड़ा आता, कॉमा, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। स्टॉप। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, कॉमा, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। स्टॉप। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। स्टॉप। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। स्टॉप। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, कॉमा, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। स्टॉप। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, कॉमा, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। स्टॉप। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। स्टॉप। कबीर को साहब मानते थे, कॉमा, उन्हीं के गीतों को गाते, कॉमा, उन्हीं के आदेशों पर चलते। स्टॉप। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, कॉमा, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। स्टॉप। किसी की चीज नहीं छूते, कॉमा, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। स्टॉप। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। स्टॉप। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। स्टॉप। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। स्टॉप। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, कॉमा, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। स्टॉप। इन सबके ऊपर, कॉमा, मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। स्टॉप। कबीर के वे सीधे सादे पद, कॉमा, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। स्टॉप। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हलचल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। स्टॉप। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर बैंड पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। स्टॉप। ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्टॉप। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। स्टॉप। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, कॉमा, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को, कॉमा, पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। स्टॉप। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर, कॉमा, स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। स्टॉप। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मैंड पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, कॉमा, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। स्टॉप।
बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? स्टॉप। भादों की वह अंधेरी अधरतियां अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। स्टॉप। बादलों की गरज कौमा बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो कौमा, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। स्टॉप। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियां कौमा चिहुक उठे ना। स्टॉप। वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है कौमा चिहुक उठती है। स्टॉप। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। स्टॉप। अरे कौमा, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है कौमा जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई कौमा जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। स्टॉप। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही कौमा पोखरे के ऊंचे भिंडे पर कौमा अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। स्टॉप। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ कौमा, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। स्टॉप। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ कौमा, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। स्टॉप। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। स्टॉप। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह कौमा काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। स्टॉप। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। स्टॉप। कनकी तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। स्टॉप। मैं जाड़े से कंपकंपा रहा था कौमा, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु कौमा जब तक चमक ही पड़ते थे। स्टॉप। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। स्टॉप। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। स्टॉप। पैरा एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। स्टॉप। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। स्टॉप। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। स्टॉप। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। स्टॉप। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु
इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। स्टॉप। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, कॉमा, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। स्टॉप। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, कॉमा, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। स्टॉप। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। स्टॉप। उसका बेटा बीमार है, कॉमा, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। स्टॉप। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। स्टॉप। समाप्त।